रिक्वायरमेंट है, या जो IAS 12 है वो बेस करता है टैक्सेस पे। तो टैक्स क्या होता है? व्हाट इज टैक्स? इट इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। ये कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है जो एक टैक्स पेयर पे अप्लाई किया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हम पे टैक्स क्यों लगाती है? बिकॉज टू फंड इट्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर्स। या इसको हम अदर टर्म्स में इस तरीके से भी कह सकते हैं, इट इज अ कंपलसरी पेमेंट। इट इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट फॉर फंडिंग इट्स ऑपरेशंस। सही है। अब ये तो हो गई टैक्स बात। टैक्स आपकी लगता है नेट इनकम पे, टैक्स लगता है आपकी जो आपने पैसे कमाए होते हैं। सही है। अब टैक्स किस तरीके से आपकी लायबिलिटी बनता है, या किस तरीके से टैक्स आपका एसेट बनता है, तो उस टैक्स को हम क्या कहते हैं? डेफर्ड टैक्स कहते हैं। Deferred tax refers to the tax liabilities or assets that arise due to differences, that arises due to differences. ये differences कौन से होते हैं, हम इस पे बात करेंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे। Between the accounting treatment of certain items in financial statement and their treatment for tax purposes. तो डेफर्ड टैक्स कैसे अराइज करता है? डेफर्ड टैक्स होता क्या है? डेफर्ड टैक्स अराइज करता है ड्यू टू डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, जो IAS IFRS है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स पर्पसेस। जो आपका गवर्नमेंट होता है, जो आपके पास टैक्स पॉलिसी बनाता है, उन दोनों स्टैंडर्ड्स का बीच में जो डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से जो टैक्स अराइज करता है, उसको हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं। या तो वो टैक्स एसेट होता है या तो टैक्स लाइबिलिटी होता है। Differences can create situations where the amount of tax recognized is in financial statement is different from the tax payable to the tax authorities. जैसे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑल एक्सपेंसेस, फिर हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आती है, फिर फाइनेंस चार्ज माइनस करते हैं, फिर हम उस पर टैक्स चार्ज करते हैं, तो वो हमारे पास टैक्स आता है। ये कौन सा टैक्स होता है? जो अकाउंटेंट और IAS के हिसाब से आपने टैक्स कैलकुलेट किया होता है। सही है। लेकिन जो हमारी टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, जो पाकिस्तान की FBR है, वो कहती है कि आप हम हमें उस अमाउंट पे टैक्स दोगे जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, या जो रियलाइज इनकम है, आप वो। सही है। ये बात क्लियर होगी, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स क्या होता है? डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है, डेफर्ड टैक्स एक लायबिलिटी भी हो सकता है। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब होता है? जब अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होता है और टैक्सेबल प्रॉफिट कम होता है। यानी जो आपने FBR की पॉलिसी को फॉलो करके जो प्रॉफिट निकाला है वो कम आ रहा है, और जो आपने IAS को फॉलो करके प्रॉफिट निकाला है, अक्रूवल्स बेसिस पे जो इनकम स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट निकाला है, वो ज्यादा आ रहा है, तब वो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। DTL यानी टैक्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइजेस when taxable income is less than income reported in P&L. This situation can occur due to temporary differences where certain incomes or expenses are recognized at different time for accounting and tax purposes. सही है। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज करती है बिकॉज ऑफ टैक्स डिफरेंसेस ड्यू टू टाइम डिफरेंसेस। मतलब एक्सपेंसेस जैसे आ सकते हैं कि आपके डेप्रिसिएशन होता है। मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करोगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। सही। तो एक कांस्टेंट अमाउंट से आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड होता रहेगा। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या कहते हैं कि सर आपको ना ये पॉलिसी फॉलो नहीं करनी फॉर टैक्सेस के लिए। टैक्सेस के लिए आपको अपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है डबल डिक्लाइनिंग मेथड से। इससे होगा क्या कि आपका इनिशियल ईयर्स में आपका जो इनकम होगी वो कम होगी, बट लेटर ईयर में इनकम बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से इनिशियल ईयर में आपको टैक्स कम देना पड़ेगा और लेटर ईयर्स में आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। ये तो हो गया टैक्स वाले की बात। अब इसमें एक एग्जांपल भी है। NK कॉर्पोरेशन यूजेस एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पसेस।
एक्सेलरेशन डेप्रिसिएशन मेथड को यूज किया जा रहा है फॉर टैक्स पर्पजेस के लिए, जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी, बट यूजेस एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन फॉर अकाउंटिंग पर्पजेस। यानी अकाउंटिंग पर्पजेस के हिसाब से हम एसएलएम को यूज करते हैं, या जो हमारे आईएएस होते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग बोर्ड के, वो कहते हैं कि जो सुटेबल मेथड है फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ योर एसेट्स, आप वो यूज किया करें और आप अपनी पॉलिसीज में कंसिस्टेंट रहा करें। सही है। तो दोनों की डेप्रिसिएशन की पॉलिसी या गाइडलाइंस अलग है। सो इनिशियली लेस टैक्स विल बी पेड, but in future the company will pay more tax as company depreciation expense will be lower as per tax purposes than accounting purposes। सही है। अब फॉर एग्जांपल मेरा इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आता है 1 लाख। सही है। और जो मेरा टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो मेरा प्रॉफिट आता है वो 80,000 है, क्योंकि मैंने उनकी पॉलिसीज को फॉलो करके मैंने अपना वो किया है। तो अब इस पे मैं 25% टैक्स लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा 25,000। ये आ गया मेरे पास टैक्स। और इसका 25% निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 20,000। तो ये टैक्स आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि जब अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा हो और टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो तो क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है। अब मुझे एफबीआर कहेगा कि आपको टैक्स कितना देना है, 20,000 देना है, और मेरी अकाउंटिंग बुक्स में मेरा टैक्स कितना रिकॉर्ड हो रहा है, 25,000। सही है। क्योंकि तो मेरी अकाउंटिंग बुक्स के हिसाब से मुझे 25,000 देना है और मुझे टैक्स वाले कह रहे हैं आप हमें 20,000 देंगे। सही है। तो मैं पे कौन सा करूंगा, ये 20,000। सही है। ये मैं 20,000 पे करूंगा। जो 5,000 का जो हमारे पास अमाउंट बच जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यानी ये जो 5,000 है फ्यूचर में कंपनसेट हो जाएंगे, कि जब अगले साल में मेरी डेप्रीसिएशन कम होती रहेगी तो ये मेरा एडजस्ट हो जाएगा। अब डेफर्ड टैक्स एसेट की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट लेस देन टैक्सेबल प्रॉफिट। सही है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट है मेरा 80,000। डेफर्ड टैक्स प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। वही एग्जाम्पल है, बस इसको हमने आगे पीछे कर लिया। टैक्स प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। सही है। अब मुझे टैक्स पे कितना करना है, 1 लाख। मुझे टैक्स पे कितना करना है, 1 लाख पे करना है। और अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, 80,000। तो इस पे 25% टैक्स लगाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 20,000 टैक्स। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 25,000। तो अब जो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5,000 का। अभी भी ये मेरे पास 5,000 का, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग बुक कहती है कि आपको टैक्स देना है 20,000 पे। आपको टैक्स देना है 20,000 पे। और ये जो इससे अबव होगा वो मेरा क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट होगा 5,000 रुपये का। तो ये नेगेटिव यानी कम हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी और इंक्रीज इन टैक्स एसेट। इस तरीके से हो सकता है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट लेस देन टैक्सेबल प्रॉफिट, डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज व्हेन टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन इनकम रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। This situation can also occur due to temporary difference or due to the carry forward of unused tax losses। ठीक है। If a company recognizes expenses earlier for accounting purposes than for tax purposes, such as warranty expense, it will pay more tax now, but will
be able to deduct those expenses in future। ठीक है, क्योंकि हमें 20,000 पे देना है, लेकिन टैक्स प्रॉफिट वाले कितना बोल रहे हैं कि आपके 25,000 हो। तो ये जो 5,000 है ना, ये मैं एडवांस में पेमेंट कर रहा हूँ। तो एडवांस पेमेंट कोई भी चीज होती है वो आपकी एसेट होता है। पर यूजुअली जो डेफर्ड टैक्स होता है ना, उसको हम मेजोरिटी टाइम्स लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं। एसेट, जो डेफर्ड टैक्स एसेट होता है ना, वो बहुत कम सिचुएशंस में ऑकर करता है, वो हम आगे देख लेंगे। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट हमारा टैक्स कंसिडर डिपार्टमेंट उसको कंसिडर नहीं करता। अब यहाँ पे जो एक उसने एग्जांपल दी हुई है, अ नॉन करंट एसेट with a cost of 200 or 2000 rupees 2000 at the start of year one। यूजफुल लाइफ उसकी 4 साल है। एसेट इज डेप्रिसिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और टैक्स डिपार्टमेंट की डेप्रिसिएशन रेट क्या है? फर्स्ट ईयर में 40, दूसरे में 30, तीसरे में 18 और चौथे में 12%। टैक्स रेट जो है 25% है, और इनकम बिफोर टैक्स इज 10,000 है ईच ईयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी डेप्रिसिएशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ईयर्स, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ए, और ये आता है टैक्स पर्पस डेप्रिसिएशन, टैक्स पर्पस डेप, और फिर यहाँ पे आता है डिफरेंस, सी बी माइनस ए, डिफरेंस। और यहाँ पे आता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। सही है। तो ईयर वन में हम क्या डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे? तो जो 2000 है ना, और इस एसेट की लाइफ कितनी है? 4 इयर्स। इस एसेट की लाइफ कितनी है? 4 इयर्स है। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय इट्स यूजफुल लाइफ करेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज पर ईयर कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा, एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के हिसाब से हम चारों साल में 500, 500, 500 इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम इवनली अपने एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हमारी जो पॉलिसी होती है इसी तरीके से करते हैं। और ईयर टू में, ईयर थ्री में, ईयर फोर में हम इसी तरीके से इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब टैक्स पर्पस ने क्या बोला था कि सर आप पहले साल में ना 40% लगाओगे। कितना लगाओगे? 40% लगाओगे। तो 40% कितना होता है 2000 का? ये होता है 800। ये होता है 800, 40% 800 होता है। और 30% कितना होता है? 600। 30% होता है 600। ये मैं कैलकुलेटर मेरे हाथ में है तो मैं वो डायरेक्ट कर रहा हूँ। और 18% कितना होता है? ये 140 होता है। नहीं, 140 नहीं होता, सॉरी। ये होता है 360। 360 होता है। ये 360 कैसे आया कि 18% इंटू 2000 किया तो 360 आ गया। अब 12% इंटू 2000 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 240। सही है। अब अकाउंटिंग का एक्सपेंस कम है, अकाउंटिंग का एक्सपेंस कम है, और टैक्स पर्पस का एक्सपेंस ज्यादा है। तो इसमें हमारे पास क्या आता है? तो मतलब ये होगा कि ये आपकी अकाउंटिंग इनकम ग्रेटर होगी, और टैक्स इनकम कम होगी। ऐसे ही है, क्योंकि टैक्स पर्पस की डेप्रिसिएशन ज्यादा है। जब भी टैक्स पर्पस की डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी या टैक्स पर्पस का एक्सपेंस ज्यादा होगा, तो हमारे पास क्या क्रिएट होगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। अब 800 माइनस 500, तो हमारे पास 300 का डिफरेंस आ जाएगा। हमारी नेट इनकम में
300 का डिफरेंस आएगा, और ईयर 2 में कितना डिफरेंस आएगा, +100 का। और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, -140 का। -140 का क्यों है, क्योंकि टैक्स पर्पस डेप्रिसिएशन माइनस अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन। तो यानी इसके साथ हमने सेंटर में माइनस लगाया होगा, क्योंकि बी छोटा है और -a करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 500 माइनस 260 नेगेटिव आ जाएगा। अब इसमें क्या है, हम सिर्फ एक्सपेंसेस के बेसिस पे हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग प्रॉफिट या अकाउंटिंग एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स मतलब जो टैक्स पर्पस एक्सपेंस है, उन दोनों के डिफरेंस से इनकम पे हमारे पास ये चेंज आ रहा है। ये जो टैक्सेबल इनकम है उस पे हमारे पास ये चेंज आ रहा है। सही है, आई गेस यहाँ तो कोई मसला नहीं होगा आपको। और टैक्स परसेंटेज कितना था, 25%। टैक्स परसेंटेज कितना था, 25%। सही है, अगर आप इसको करना चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मसला नहीं है वो। सही है, तो मतलब अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू टैक्स इनकम, तो इसको हम क्या रिकॉर्ड करते थे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग प्रॉफिट बड़ा है और टैक्स प्रॉफिट कम है, तो ये क्या होती थी, टैक्स डेफर्ड लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये हमारे पास पहला वाला केस और दूसरा वाला केस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का है। तो लायबिलिटी हम कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 300 से। 300 इंटू 25%। तो ये हमारा क्या होगा, 75 डेफर्ड टैक्स होगा, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। और दूसरे केस में कितना होगा, 25। 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। अब थर्ड ईयर में जब हम गए, हमारा डिफरेंस क्या था, नेगेटिव था। डिफरेंस हमारा नेगेटिव था, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा 35 होगा और नेगेटिव होगा, क्योंकि अमाउंट जब नेगेटिव है रेट उस पर लगेगा तो वो भी नेगेटिव आएगा। और 260 का 25% होता है 65। अब हम इनको नेट कर लेंगे ना, इसके पास हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0। क्या आएगा, 0 आएगा। अब ईयर 1 और ईयर 2 में क्या था कि अकाउंटिंग इनकम ज्यादा थी और टैक्स इनकम कम थी। इसकी वजह से हमने डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड की। और यहाँ पे क्या किया, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट। यानी डेफर्ड टैक्स एसेट या डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक ही बात है। अब दोनों केसेस में आप नोट करना, डेप्रिसिएशन हमने सेम चार्ज किया, यहाँ पे भी 2000 की है और यहाँ पे भी हमने 2000 ही की है। बट ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, वो कहता है कि आप मुझे टैक्स पे करोगे रियलाइज्ड इनकम पे, अनरियलाइज्ड इनकम पे आप मुझे टैक्स पे नहीं करोगे। अब अनरियलाइज्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे वारंटी का क्लेम होता है, और ये आपका डेप्रिसिएशन से भी विंडो ड्रेसिंग वगैरह होती है। तो वो बोलते हैं जो मैं तुम्हें गाइडलाइंस दे रहा हूँ ना, उसके बेसिस पे मुझे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो, उसके ऊपर मैं तुमसे टैक्स लूंगा। जो तुम इनकम कैलकुलेट करोगे मैं उस पर इनकम टैक्स नहीं लूंगा, क्योंकि विंडो ड्रेसिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है अकाउंटिंग की वर्ल्ड में। तो इसीलिए टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जो मैं तुम्हें पॉलिसी बता रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे आप सारी वर्किंग करके दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स तो आप हर साल सेम पे करोगे, लेकिन कभी वो ज्यादा पे करोगे, कभी कम पे करोगे। तो जब ज्यादा पे करोगे वो आपका एसेट होगा, जब कम पे करोगे वो आपका लायबिलिटी बन जाएगा। अल्टीमेटली आपका डेप्रिसिएशन भी चार्ज सेम रहेगा और इनकम टैक्स पेड भी सेम रहेगा। बस ये टाइमिंग डिफरेंस होते हैं और ये जो टेम्पररी डिफरेंसेस होते हैं जहाँ हमने ऊपर बात की थी, इसकी वजह से। अब ये बैलेंस शीट में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आते हैं आपके ईयर्स, 1 2 3 4, और यहाँ पे आता है डेफर्ड शीट, डेफर्ड टैक्स।
ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, और ये इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज स्लैश डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज कहाँ होता है, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। और ये डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स क्लोजिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ईयर वन में हमारे पास ओपनिंग कोई भी डेफर्ड टैक्स नहीं था, ओपनिंग कोई भी नहीं था, लेकिन हमारे पास डिफरेंस की वजह से डेफर्ड टैक्स इंक्रीज कितना हुआ था, 75 का। कितने का हुआ था, 75 का। तो डिक्रीज वाला हम लेस करते हैं, तो इंक्रीज हुआ था ये 75 का। तो जाहिर है ये इंक्रीज हुआ तो ये हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी होगी क्लोजिंग ईयर की। अब एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है, सही है। फिर दूसरे साल में गए, ईयर टू में गए, फिर हमने वापस देखा कि भाई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम है और डेफर्ड टैक्स या टैक्स पर्पस डेप्रिसिएशन ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंस हुआ, उसकी वजह से हमारा 25 का टैक्स इंक्रीज हुआ। तो अब हमारा क्लोजिंग कितना होगा, करंट प्लस प्रीवियस क्लोजिंग हमारा हो जाएगा 100, सही है। अब ये 175 ये हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते आएंगे इन द सेक्शन ऑफ करंट लायबिलिटी। अब ईयर थ्री में जब हम गए तो इसका ओपनिंग तो 100 होगा, इसका ओपनिंग तो 100 होगा, लेकिन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, या डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो रहा है। कितने से हो रहा है, -35 से। तो अब हमारे पास क्लोजिंग कितना आएगा, 65, सही है। और चौथे साल में 65 आएगा, और डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स कितना था, 65। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ईयर में उसकी लाइबिलिटीज भी, या जो उसका एसेट था वो सब जीरो हो जाएगा, सही है। इस तरीके से इसकी होती है कैलकुलेशन, मतलब कि डेफर्ड टैक्स कैसे रिकॉर्ड करना है, डेफर्ड टैक्स एसेट होगा या लाइबिलिटी होगी, इस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग होती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको ACCA IAS 12 की एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा, इसका लिंक मैं अटैच कर लूंगा। अब ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बट अब इसका ये दूसरा तरीका है। अब जैसे यहाँ पे हमने ये सवाल में दोबारा पढ़ लेता हूँ। एक नॉन करंट एसेट है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 2000 और हर साल उसकी डेप्रिसिएशन होती है स्ट्रेट लाइन मेथड से, और इसकी यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स। तो हमने सिंपली डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द पर ईयर निकाले विच इज 500। फिर उसके बाद हमने टैक्स डेप्रिसिएशन की अमाउंट, अथॉरिटीज वगैरह, 40%, 30%, 18% एंड 12%, और टैक्स रेट 25% था, और इनकम बिफोर टैक्स इज 1000, मतलब 10,000 रुपीज। और ये सारी कैलकुलेशन हम इस वाले पार्ट में कर चुके हैं, सही है। और यहाँ पे इसका एक दूसरा तरीका कि पहले तो इसने क्या किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चारों साल के एक साथ लिख दी, सही है। तो हम, जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होती है ना, वो अनरियलाइज्ड लॉस होता है, या अनरियलाइज्ड, मतलब वो रियलिस्टिकली वो नहीं होता। तो अकाउंटिंग कहते हैं आप जो डेप्रिसिएशन, सॉरी, जो टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं ना, वो कहते हैं कि यार आप जो डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो कर रहे हो ना, वो हमारे लिए इररेलेवेंट है। हम जो पॉलिसी आपको देंगे डेप्रिसिएशन की, आपको वो पॉलिसी अप्लाई करनी है, और उसमें से एक्सपेंस माइनस करना है। फिर जो आपकी अमाउंट बचेगी हम उस पर टैक्स चार्ज करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही किया, जो हमने डेप्रिसिएशन, यानी जो अकाउंटेंट्स ने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, हमने उनको एड बैक कर दिया, सही है। और जो टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें पॉलिसी दी थी डेप्रिसिएशन की, उसको हमने माइनस कर दिया। तो नेट करके हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ गई, या टैक्सेबल इनकम आ गई, सही है। ये चारों साल की आ गई। फिर हमने इन पे अप्लाई किया 25% टैक्स लाइबिलिटी, विच इज, ये आती है, मतलब अगर आप 9700 को 25% से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये इन्होंने इस तरीके से कैलकुलेट किया है टैक्स लाइबिलिटी की, ठीक है। अब जो इनकम टैक्स था, टैक्स पेएबल था, वो तो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से ये था कि आपको पहले साल में 2425, दूसरे साल में 2475,
2500, 3500, 2565। अगर आप इन चारों साल का एवरेज करोगे ना टैक्स, तो 2500 है। यानी एक्रूअल्स के हिसाब से, या जो एक अकाउंटेंट जो टैक्स कैलकुलेट करेगा हमारे लिए, वो क्या होगा, 25% होगा। अगर आपका डेफर्ड टैक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी लाइबिलिटी है। अगर वो आपका डेफर्ड टैक्स डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब वो या तो आपका एसेट है, या तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है। सही है। तो जब हमने देखा ना कि हमारा एक्रूअल्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना बन रहा है, 2500, 2500, 2500, तो ये तरीका भी आप कर सकते हो। बट ऊपर वाला ज्यादा इजी है, वो आप छोटे स्टेप्स में कर लेते हो, आपको समझ भी अच्छा आता है। उसमें आपको लाइक ये एज एन इनकम बिफोर टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इनकम बिफोर टैक्स दी वो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। सही है। और इससे ये चीज हमने नोटिस कर ली कि चा- चाहे हम डेप्रिसिएशन की कोई भी पॉलिसी फॉलो करें, लेकिन हमारा जो टैक्स का एक्सपेंस है वो सेम रहता है, और डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है वो भी सेम रहती है। बस थोड़ा सा टेम्परेरी डिफरेंस आता है, टाइमिंग डिफरेंस आता है, कि पहले सालों में हमें ज्यादा डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है, और एंड वाले ईयर्स में कम माइनस करना पड़ता है। वाइस वर्सा उसका इफेक्ट आपकी टैक्सेबल इनकम पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब ये एक दूसरा सवाल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच फॉर आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कोर्स के। तो मतलब ये हमें क्या बता रहा है, द ट्रायल बैलेंस शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 इन रिस्पेक्ट टू अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मतलब मेरी ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी है, ओपनिंग है। द नोट्स टू द क्वेश्चन कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसने चार रिक्वायरमेंट दी है, उन चारों को हम अलग अलग सॉल्व करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, ये कैसे निकाला था, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स प्लस इंक्रीज या डिक्रीज। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बिल्कुल यही चीज करना है। सही है, तो ये ऊपर हम कर चुके हैं। तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे वन का पॉइंट डालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पे आता है इंक्रीज स्लैश डिक्रीज, और यहाँ पे क्लोजिंग आ जाता है डेफर्ड टैक्स। तो ओपनिंग डेफर्ड टैक्स इसने हमें कितना बताया था, द ट्रेड पे बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि ये लाइबिलिटी है। अब डेबिट बैलेंस होता है वो डेफर्ड टैक्स एसेट होता है, और उसने बता भी दिया है, तो खैर वो मसला नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1500 रुपये। सही है। तो आई गेस हर केस में, चाहे वन हो टू हो, ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, 1500 होगा। 1500, 1500, क्योंकि ये नोट है ना, मतलब 1500 रुपये है। अब पहली वाली इसमें क्या कहता है, एट द एंड ऑफ ईयर द रिक्वायर्ड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इज 2500 रुपये। मतलब जो क्लोजिंग लाइबिलिटी है वो हमारी कितनी है, 2500। तो बीच में क्या होगा, 2500 माइनस 1500 करेंगे, तो मतलब हमने एडिशन किया है या इंक्रीज किया है अपनी लाइबिलिटी को बाय 1000, और इसको हम बोल देते हैं बैलेंसिंग फिगर। अब केस टू में क्या हो रहा है, एट द ईयर एंड इट वाज डिटरमाइंड दैट इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी वाज 1000। मतलब दूसरी रिक्वायरमेंट में क्या हुआ, इट वाज डिटरमाइंड एंड इंक्रीज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इंक्रीज कहाँ है, ये रहा, इसमें भी 1000 इंक्रीज हुआ, तो इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ये है। तो ये मतलब प्रैक्टिस के लिए, एट द ईयर एंड देयर आर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स इज चार्ज एट 25%। मतलब इसमें क्या है, टेम्परेरी डिफरेंस कितना है, 10,000 रुपये का, और टैक्स का रेट कितना है, 25% है। तो टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेरी डिफरेंस का, सही है, तो इसको हम निकाल लेते हैं एट द ईयर एंड।
एट द ईयर एंड देयर आर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, टैक्स इज चार्ज रहता है 25%। तो इसने हमें ये क्या दिया है, इसने हमें ये क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दी है कि साल के आखिर में एक टेम्पररी डिफरेंस था जिसका आप 25% चार्ज करोगे तो आपके पास क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो मतलब ये यहाँ पे हमारे दोबारा बैलेंसिंग फिगर बन गई। सही है। और चौथे उसमें क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर। अब ये क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस इंक्रीज बाय 4,000, टैक्स चार्ज एट द रेट ऑफ 25%। अब ये ड्यूरिंग द ईयर कह रहा है और इंक्रीज कह रहा है। तो टेम्पररी डिफरेंस कितना था, 4,000 था। 4,000 का अगर आप 25% लगाओगे तो ये आ जाएगा 1,000, यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। इंक्रीज हुआ है ना, तो क्लोजिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,500। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। मतलब इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको एसीसीए और रिलेटेड टॉपिक्स की साइट पे आपको मिल जाएंगे। तो आई गेस ये दूसरा एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, बट ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी चीजें हैं, आप कर सकते हो। अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे।